हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपने अपनी लास्ट वीडियो चेक कर ली है और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। अगर कोई नोट्स नहीं बना रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों के आगे इसके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा सकें हम। ठीक है। और आपको भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, जी सीबीएसई बोर्ड बोल सकते हैं, यूपी बोर्ड बोल सकते हैं। ठीक है। ये सभी जो वीडियोज़ हैं ये हर बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन? कि बिल्कुल देखिए सिंपल सी बात है। ठीक है। किसी भी लॉ का एक्शन के अकॉर्डिंग किसके हिसाब से रहेगा? अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहेगा। ठीक है। जब हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो द रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? वो कि प्रोडक्ट के। ठीक है। वो भी प्रोडक्ट के किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई बात समझ में? भाई क्या बोल रहे हैं दोबारा देख लीजिए। एक फिक्स टेम्परेचर पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? प्रोडक्ट के। ठीक है। और वो प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे? मोलर मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई बात समझिए, जो रिएक्टेंट के मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो सिंपल रिएक्शन है तो ए प्लस बी अपना क्या है? रिएक्टेंट, और हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा इसका। ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इनका रेट निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकाला? ए और बी के, क्योंकि ये क्या है? अपना रिएक्टेंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या लिखा है? ए मल्टीप्लाई बी के आगे लिखा है हमने के। ठीक है। ए ब्रैकेट में क्या और क्या है? अपना बी कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो यही बात है कि डायरेक्ट जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट के, और वो भी उनके किसके? कंसंट्रेशन के। ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है। कोई आपका जो बोल सकते हैं कि के आपका क्या है? रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब ए जब बराबर है बी के, जब इसकी वैल्यू क्या है? 1, तो रेट के इसके बराबर रहेगा आपके के, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई के, क्योंकि ए और बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की? के बराबर आ गई। हैंस रेट कांस्टेंट एंड वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो क्या बोल रहे हैं दोबारा देखिए कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जब उसकी कंसंट्रेशन किसकी? ईच रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी? यूनिटी रहेगी। आई बात समझ में? तो क्या बोल सकते हैं इसको? रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या रही कि आपका जो है ये किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। इसको अगर नोट ना करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज in which the rate of reaction depend upon the when the concentration of each reactant taken as unity। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं that is why the rate constant is called specific rate, रिएक्शन रेट हो जाएगा आपका। ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम कि इसको हम रेट कांस्टेंट को बोल सकते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि एज रिएक्शन रेट जो रहेगा किसके इक्वल रहेगा? के। इट मीन्स लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन रेट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? उतना ही तेज़ रहेगा। जितना अगर के की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो उतना ही क्या रहेगा? स्पीड में आपका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ के। भाई एक बात बताओ, जो के की वैल्यू फिर किस पे डिपेंड करनी चाहिए? नेचर पे। आपका जो पहले कल भी पॉइंट आपको देखा था कि आपका जो नेचर के ऊपर जो है रिएक्टेंट का नेचर भी तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी? कि आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। जो पोलर डिजोल्व लाइक थ्योरी होता है ना, पोलर पोलर में मिक्स होएगा, नॉन पोलर में मिक्स होएगा। मतलब कि पानी पानी में मिक्स होता है, शहद शहद में मिक्स होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ थी कि वो डिपेंड किस पे करेगी? रिएक्टेंट के नेचर पे।
और डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू, मतलब कि अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग वैल्यू रहेगी, किसकी, के की। आई बात समझ में, के की अलग अलग रिएक्टेंट की अलग अलग क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, लेकिन जो पर्टिकुलर के की जो वैल्यू है वो रिएक्शन के रेट पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। आई बात समझ में, अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है के, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे, लेकिन जो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है लास्ट, वैल्यू ऑफ के। अगर क्या हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, के की वैल्यू में भी चेंज आएगा, या तो वो इंक्रीज होगी या फिर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं रेट लॉ ऑफ रेट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, रेट लॉ के बारे में बात करेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन के बारे में कि अपना ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, प्लस में कैपिटल बी और स्मॉल बी रिएक्टेंट है अपने, और ये क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है इनके, भाई कोफिशिएंट ही तो हैं। ठीक है, ए और बी कैपिटल में है, वो अपने रिएक्टेंट है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या अपने कोफिशिएंट है इनके। ठीक है, अब आपको पता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग इनको कैसे लिखे हैं, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, ए, कैपिटल ए की पावर में स्मॉल ए एंड कैपिटल बी की पावर में स्मॉल बी, इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताने का तरीका है। तो अगर रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएं तो किसके साइन के बराबर रहेगा, वो इज इक्वल टू आ जाएगा। आई बात समझ में, मतलब रेट किसके इक्वल आ जाएगा, फिर आपके के ए की पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाई में बी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, सपोज करो कि एक्सपेरिमेंटली द रेट ऑफ रिएक्शन फाउंड डिपेंड अपॉन द एक्स कंसंट्रेशन टर्म ए एंड कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी। कुल मिला के बात क्या है कि ये बोल रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंटली अगर इसको फाइंड आउट करें हम, तो द रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड करेगा कि एक्स की कंसंट्रेशन टर्म कितनी है, ठीक है, किसमें, ए रिएक्टेंट में, और कंसंट्रेशन टर्म जो है आपकी बी की कितनी रहेगी। आई बात समझ में, तो वो कितनी, वाई कंसंट्रेशन टर्म किसकी, बी की, तो डिपेंड करेगी किस पे, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो आपको पता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, ए ऊपर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या, कैपिटल बी, ऊपर क्या कंसंट्रेशन टर्म में वाई आ जाएगा। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई के बराबर आएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए एंड बी आर द मोलर कंसंट्रेशन, किसके, कैपिटल बी ए एंड कैपिटल बी रिस्पेक्टिवली, एंड के इज़ द रेट कांस्टेंट। भाई मोलर कंसंट्रेशन किसके हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी के हैं आपके। ठीक है, और आपके रेट कांस्टेंट किस, कौन है अपने, के। तो द अबव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। तो जो पीछे जो रिएक्शन रेट दे रखा था, मतलब कि क्या, रेट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इस कंप्लीट ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं, रेट लॉ हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन। अगर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, किसी भी टर्म्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो रेट लॉ को हम क्या बोल सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर। दोबारा देख लीजिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस टर्म्स में, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, किसके, अपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट लॉ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं और रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कह रहा था कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब एक बार बताइए कि अगर हम इसमें, ठीक है, हमने जब नोट किया था अभी कि रेट है, देखिए कि रेट किसके बराबर है, के
ए की पावर ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। अगर हम इसी का हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो इनकी कंसंट्रेशन जो है, इनकी कंसंट्रेशन का सम, ठीक है, ए प्लस बी का जो सम रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रहेगा। ठीक है, वो क्या हमें मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यही तो बात कह रहे हैं अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि द सम, देखिए, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा है, किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इनकी पावर्स, कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं, ठीक है, कि अपने टर्म्स हैं, उनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उनका क्या रहेगा, सम, वो किसके बराबर रहेगा, अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं फॉर द रिएक्शन ए स्मॉल ए प्लस में कैपिटल बी स्मॉल बी, हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। अब हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे सेम सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे x की जगह आप स्मॉल ए कर सकते हो, y की जगह आप स्मॉल b लिख सकते हो। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो क्या आ जाएगा, अपना वही अपना सेम, वहाँ पे ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम एक्सपेरिमेंटली हम उसको क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इट मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड ग्रेटर देन 3। ठीक है, या तो भाई क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या फिर 3 फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, 1/2, 1/3 भी हो सकती है, या 2/5 भी हो सकती है। ठीक है, या फिर वो 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे होगी, अब मान के चलिए कि आपकी जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक, और बी की वैल्यू क्या है, 3/5 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या आएगा, अपना 5 आपका एलसीएम आया, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस में 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, 13 डिवाइडेड बाई आपका 5 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो आपका बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा, आई होप, कि इनके 3 टाइप्स भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कि वो डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में, 0 ऑर्डर में जो रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा किसके, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। ठीक है, जैसे कि हमने अमोनिया है, यहाँ पे प्लेटिनियम ले लिया, नाइट्रोजन मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, तो यहाँ से अपना रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा। भाई एक बात बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, के और NH3 की पावर जो है 2। ठीक है, होना तो ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसको अमोनिया की जो वैल्यू है, अगर हम 0 भी मान लेते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में डिपेंड तो कर नहीं रहा, तो चाहे कितनी कंसंट्रेशन हो उसकी, कोफिशिएंट चाहे कितने भी हो, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। और 0 ली तो किसी की पावर भी 0 होगी, तो वो क्या होगा, लास्ट में 1 होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गई, आपके के बराबर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे किस पे डिपेंड करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन 1 हो। आई बात समझिए, कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी हो उसकी, 1 हो। अब 0 में तो 0 की बात थी, 1 में फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें तो 1 की बात करें कंसंट्रेशन टर्म की, तो यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में और ऑक्सीजन पे। यहाँ पे SO2 Cl2 भी किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, SO2 और Cl2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब दोनों के केस में अगर हम रेट निकालें तो कैसे निकलेगा, बताइए, चेक करके कैसे निकलेगा, कि H2O2 के बारे में बात करें तो रेट किसके बराबर था, के H2O2 के बारे में, और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये बराबर आ गया। वहीं हम अगर SO2 Cl2 के बारे में बात करें तो रेट किसके बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा रेट, बताओ भाई, रेट बराबर रहेगा आपका के SO2 Cl2 की पावर 1 के बराबर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए बात करें सेकंड ऑर्डर के बारे में। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं कि जो आपका जो कंसंट्रेशन टर्म रहेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी इसकी, 2 रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी आपकी, 2 रहेगी। चेक कीजिए कि अपना R इज इक्वल टू किसके बराबर है, KNO2 की पावर 2। क्या ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल है, ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस केस में बात करते हैं, चलो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब बात करते हैं H2 प्लस में I2 के केस में। तो एक चीज़ बताइए कि R इज इक्वल टू जो है आपका KH2 की पावर 1 और यहाँ पे I2 की पावर क्या है, 1। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बोल रहा था कि सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो 1 + 1 कितना होता है आपका, 2। तो ये 2, वही बात है, आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट हो चुकी है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, तो ये थी आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे हम। तो दोस्तों अगला है अपना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 3। ठीक है, क्या रहेगी आपकी, 3 वैल्यू रहेगी। अब देखिए कि आपके ट्वाइस ले रहा है आपका रेट, अगर NO प्लस में O2 ट्वाइस ऑफ क्या मिला अपने को, NO2। अगर रेट हम निकालें तो NO का कंसंट्रेशन जो है कितनी है, कोफिशिएंट वैल्यू 2, और ऑक्सीजन की कितनी है आपकी 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहा था, कंसंट्रेशंस का सम, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। तो 3 ऑर्डर रिएक्शन ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ही तो निकाल रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, नेक्स्ट देखिए NO प्लस में Cl2 प्लस में ट्वाइस ऑफ NOCl। ठीक है, तो ये वही सेम कंडीशन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल सम कितना है आपका, 3 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैक्शनल के बारे में। सेम कंडीशन से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि फ्रैक्शनल कंडीशन में कि यहाँ पे H2, या फिर एग्जांपल ले लीजिए आपका कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू रहेगी फ्रैक्शन में रहेगी, CH3CHO क्या मिला अपने को, CH4 प्लस में CO कार्बोनिल ग्रुप अपने को मिल जाएगा। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए बात करते हैं कि सेकंड जो रिएक्शन है H2 प्लस में Br2, क्या मिला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मतलब कि 2 मोल मिले हैं HBr के। ठीक है भाई, अब देखिए बात करेंगे हम, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये वाली, नहीं ये बैलेंस नहीं, क्योंकि ये चेक करें तो यहाँ पे अपना हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, Br भी कितना है 2, और यहाँ पे Br कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। अब ये बैलेंस है, अगर ये बैलेंस नहीं होती तो कुछ ना कुछ मिसप्लेस होता है यहाँ से। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 होता, या फिर ब्रोमीन 1 होता, या फिर दोनों ही 2 होते, तो अपने HBr क्या होता, 1 मिलता। देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो CH3CHO की पावर वो वहाँ पे क्या है, 3/2 है। क्यों, क्योंकि चेक कीजिए कि यहाँ पे C कितना है, 1, और एक यहाँ पे कितना हो गया, 2। यहाँ पे कितने हैं भाई, कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 4। यहाँ पे कितने हैं, 4, और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने, एक ऑक्सीजन है। तो ये तो पूरी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स अगर फ्रैक्शनल में होती तो हम लिख सकते हैं इसको 3/2। हम अपनी मर्जी से ले लीजिए, क्या भाई यहाँ पे हम 3/2 लेके चले इसको, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे H का और Br का। ठीक है, अलग अलग का, मतलब नीचे वाला जो रिएक्शन है उसका, तो H प्लस में Br। अब Br यहाँ पे कितना है, वैसे डिनोट करते हैं कि सिंगल फॉर्म में रहता है Br। ठीक है, तो यहाँ पे H2 1 है ऊपर, और Br2 यहाँ पे कितना है आपका 1/2 लेके चलते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, Br कितना मिला अपने को, 1 मिल गया। ठीक है, अब ये भी कितना ऑर्डर बोल सकते हैं इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल किसमें, फ्रैक्शन में है। ठीक है, और 1 + 1/2 कितना रहेगा, फिर आपका 3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में बोल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई आपकी, 3/2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो थी आपकी। आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी कि आपकी जो यूनिट्स, ठीक है, अब आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमने निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी यूनिट्स कैसे निकालने हैं, अगर 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, उस हिसाब से आप कितने भी ऑर्डर्स की आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और हम आने वाली वीडियोज़ को थोड़ा वेट कीजिए। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।